नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया और मैं प्रियंका मलिक हाजिर हूं उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। यूपी के बरेली में धार्मिक आयोजन में उत्तराखंड के अधिकारियों और कर्मचारियों को इनविटेशन। चिट्ठी के जाल में बुरी तरह फंसी मंत्री रेखा आर्य, सियासी हंगामा शुरू। ईडी और सरकार के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल। सोनिया गांधी की पेशी के विरोध में सड़कों पर उतरी कांग्रेस ने लगाए नारे। मोदी सरकार पर उत्पीड़न का लगाया आरोप। देहरादून में फर्जी कॉल सेंटर का भांडाफोड़। एसटीएफ ने 14 लोगों के साथ 1 करोड़ 26 लाख का कैश किया बरामद। एंटीवायरस और कंप्यूटर अपडेट के बहाने करते थे ठगी। और फिल्म निर्माताओं की पहली पसंद बना उत्तराखंड। फिल्म नीति लागू करने से राज्य को हुआ फायदा। 2015 से 21 तक बन चुकी है 737 फिल्में। और हेडलाइंस के बाद सबसे पहले उस खबर की बात करते हैं जो आज पूरे दिन भर सुर्खियों में रही है। एक ऐसी खबर की बात होगी जिसने पूरे सिस्टम में भूचाल लाकर रख दिया है। दरअसल धामी सरकार में मंत्री रेखा आर्य अक्सर कई विवादों में घिरती आई है, लेकिन इस बार मंत्री महोदया किसी विवाद में नहीं बल्कि एक चिट्ठी के जाल में बुरी तरह से फंस गई है। आखिर ये चिट्ठी का जाल क्या है, चलिए अब आपको इस रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। चिट्ठी के माया जाल में फंसी मंत्री रेखा आर्य। धार्मिक आयोजन को लेकर वायरल हो रही चिट्ठी। बरेली में धार्मिक आयोजन में मिला निमंत्रण। उत्तराखंड के अधिकारियों कर्मचारियों को इनविटेशन। ध्यान से इस चिट्ठी को देखिए जो खाद्य विभाग के एडिशनल कमिश्नर पीएस पांगती ने जारी की है। इस चिट्ठी में अधिकारियों और कर्मचारियों को उत्तर प्रदेश के बरेली में आयोजित एक धार्मिक आयोजन में शामिल होने के लिए कहा गया है। गौर से इस चिट्ठी की शब्दावली को भी आप देखेंगे तो पाएंगे कि चिट्ठी में भले ही निमंत्रण लफ्ज का इस्तेमाल नहीं किया गया, लेकिन जानकारी सबको दी गई है। सवाल इस बात को लेकर भी उठ रहे हैं कि निजी कार्यक्रम की इस तरह सबको जानकारी देना किस हद तक लाजमी है, क्या ये सही है? आपको बता दें कि 4 से 9 अगस्त तक मंत्री रेखा आर्य बरेली में 108 शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा करा रही हैं, जिसमें उनके नाते रिश्तेदारों के अलावा स्थानीय लोग भी जुटेंगे। लगे हाथ मौके की नजाकत को देखते हुए मंत्री महोदय ने अपने विभागीय अधिकारियों को शामिल होने के लिए निमंत्रण को जानकारी के अंदाज में भेज दिया। इस चिट्ठी की कहानी को लेकर भाजपा में कोई खुलकर बोलने को तैयार तो नहीं है, मगर खुद मंत्री रेखा आर्य का क्या कुछ कहना है ये भी आप जरा सुन लीजिए। देखिए, रेखा आर्य ने निमंत्रण दिया है, कोई कनपट्टी पे बंदूक नहीं रखी है। रेखा आर्य ने निमंत्रण दिया है, स्वेच्छा है, आप सबकी भी स्वेच्छा है, आप सब भी आमंत्रित है। तो आपकी स्वेच्छा है कि भाई आप उस पुण्य कार्यक्रम में आप आना चाहते हैं अथवा नहीं आना चाहते हैं। और मैं समझती हूँ कि ये किसी पर ऐसा नहीं है कि भाई आपने अनिवार्य रूप से रहना ही है और अनिवार्य रूप से नहीं रहना है। ये स्वेच्छा, जब हम किसी को निमंत्रण देते हैं स्वाभाविक है हम उसकी स्वेच्छा पे छोड़ते हैं। बकौल रेखा आर्य इस बात को मान रही हैं कि उन्होंने निमंत्रण सभी को दिया है, जिसकी मर्जी हो वो आए, जिसकी नहीं वो नहीं आए। मगर सरकारी आदेश पर सार्वजनिक जानकारी प्रेषित करने को लेकर उनके पास कोई जवाब नहीं मिला। देखिए, मुझे लगता है कि ये लाइन यदि उनने अपने तरीके से लिखी है या किस ढंग से लिखी है, उनके लेटर हेड पे लिखी है, स्वयं आप उनसे पूछेंगे तो वो बेहतर होगा। लेकिन मैं ये कह सकती हूँ कि मेरा निमंत्रण सबको रहा है। और रही बात आप जिस भाषा शैली का आप कह रहे हैं, उस भाषा शैली का जवाब आप संबंधित से पूछेंगे तो बेहतर है। मंत्री महोदय जिस सवाल के जवाब देने से कतरा रही हैं, असल में कुछ दिनों पहले खाद्य विभाग में अधिकारियों के ट्रांसफर मामले में वो इस बात से बेहद खफा नजर आई कि उनसे बिना पूछे ही अधिकारियों को इधर से उधर कर दिया गया। लेकिन अब जवाब मंत्री रेखा आर्य को इस बात का भी देना चाहिए कि आखिर अधिकारियों को भेजी गई धार्मिक आयोजन की सार्वजनिक जानकारी उनसे बगैर पूछे दी गई है या फिर इन सब के पीछे की कहानी को मंत्री जी ने खुद ही गढ़ा है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से मनीष डंगवाल की रिपोर्ट। मंत्री रेखा आर्य के उत्तर प्रदेश के बरेली शहर में निजी कार्यक्रम में अधिकारियों और कर्मचारियों के इस तरह बुलावे पर विपक्ष भी मुखर हो उठा है। विपक्ष के विरोध की दस्तक मुख्यमंत्री दफ्तर तक जा पहुंची है। विपक्ष खुलकर इसका विरोध कर सरकार को निशाने पर ले रहा है, तो मंत्री ने भी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पर सवालों की बौछार कर डाली। यह रिपोर्ट।
मॉनसून सीजन के दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियों पर मुख्यमंत्री धामी 30 सितंबर तक रोक लगा चुके हैं। ऐसे में विभागों में घूम रही वायरल इस चिट्ठी को देखने के बाद तो यही लगता है कि अधिकारियों ने सीएम के फरमान की भी तौहीन कर डाली। सरकारी विभागों में घूम रही इस वायरल चिट्ठी को लेकर विपक्ष अब फ्रंट पर आकर सरकार को घेर रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने रेखा आर्य की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करते हुए इस मसले पर मुख्यमंत्री धामी को बकायदा एक लेटर लिखकर आदेश को निरस्त करने की मांग की है। करण माहरा का कहना है कि सरकार के मंत्री अपनी मनमानी कर रहे हैं और सरकार बेखबर बनी हुई है। एक तरफ मुख्यमंत्री बरसात का सीजन और कांवड़ देखते हुए कह रहे हैं कि कोई भी अधिकारी कर्मचारी अपने कार्यस्थल से बाहर नहीं जाएगा, छुट्टियां नहीं सैंक्शन होंगी। वो कह रहे हैं फोन बंद करने पे आपको मतलब दंडित किया जाएगा। दूसरी तरफ एक मंत्री जो है अपने विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को बरेली आने के लिए आदेश पारित करा रही है सरकारी। इसलिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख के निवेदन किया है कि ऐसे कार्यों पर रोक लगाई जाए, जिससे भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा मिलता है और अधिकारी और जिस तरीके से ट्रांसफर्स को लेकर अधिकारी और मंत्रियों में झगड़े हो रहे हैं और इस तरीके के आदेश अगर पारित होंगे तो ये निश्चित ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा और माननीय मुख्यमंत्री जी को उस अधिकारी से भी पूछताछ करनी चाहिए जिसने इस तरीके का आदेश पारित किया। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के जवाब पर मंत्री रेखा आर्य ने पलटवार करते हुए उन पर सवालों की बौछार कर डाली। विपक्ष को छोटी मानसिकता बताते हुए रेखा आर्य ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष उस वक्त कहां थे जब एक पूर्व मुख्यमंत्री की सुपुत्री के विवाह में यही सब हो रहा था। कितने लोगों को निमंत्रण दिया जाता है और कितने लोग पहुंचते हैं और कितने लोग नहीं पहुंचते हैं। तो मुझे लगता है ये एक छोटी मानसिकता का प्रतीक है और जो इस छोटी मानसिकता का प्रतीक आज के परिवेश में वो ये दिखा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वो करण मेहरा कहाँ थे जो जिस समय जो है एक निजी कार्यक्रम में वैवाहिक कार्यक्रम हो रहा था जिसमें प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री विवाह का कार्यक्रम कर रहे थे अपनी सुपुत्री का, तो उसमें उनकी विचारधारा कहाँ गई। धार्मिक आयोजन में शामिल होना कोई ऐतराज की बात नहीं, मगर मंत्री रेखा आर्य के निजी कार्यक्रम में विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को सरकारी चिट्ठी पर इस तरह के निमंत्रण भेजने से सवाल उठने लाजमी है। जरूरत है कि इस वायरल होती चिट्ठी को सरकार गंभीरता से ले और गहनता के साथ इस मामले की जांच कराए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से मनीष डंगवाल के साथ हिमांशु चौहान की रिपोर्ट। काशीपुर में आयोजित तिरंगा यात्रा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हिस्सा लिया। ये यात्रा काशीपुर के किला से रवाना होकर मुख्य बाजार से घूमते हुए महाराणा प्रताप चौक पर पहुंची। सीएम पुष्कर सिंह धामी के पहुंचने पर जहां भाजपा कार्यकर्ता उत्साहित नजर आए तो वहीं दूसरी ओर आम लोगों ने पुष्प वर्षा कर तिरंगा यात्रा का भव्य स्वागत किया। आपको बता दें कि इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, विधायक त्रिलोक चीमा के साथ ही कई दिग्गज मौजूद रहे। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस ने ईडी कार्यालय के बाहर आज धरना प्रदर्शन किया है। कांग्रेस का ये प्रदर्शन राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी की ईडी के सामने पेशी के विरोध में था। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि केंद्र की मोदी सरकार जांच एजेंसियों के जरिए उत्पीड़न करने का काम कर रही है। कांग्रेस के इस प्रदर्शन में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ ही कई दिग्गज भी मौजूद रहे। जिस केस को नेशनल हेराल्ड के केस में एक बार ईडी जो है क्लीन चिट दे चुकी है, उसको एक विवादित व्यक्ति के द्वारा पुनर्जीवित किया गया। आज वो भारतीय जनता पार्टी का विधायक है उत्तर प्रदेश से। तो ये अपने आप में साबित करता है कि बीजेपी ईडी और इसका सीबीआई का दुरुपयोग करती है विपक्ष के लोगों को दबाने के लिए, डराने के लिए। 54 घंटे राहुल गांधी को बैठा के रखा, क्या निकला? आज जो सोनिया गांधी जी बीमार हैं गंभीर बीमारी से, अभी वो कोरोना से बाहर निकल के आई हैं, अभी कमजोरी है, 70 साल से ज़्यादा उनकी उम्र हो गई, उसके बाद भी ऐसी कार्रवाई कर रहे हैं। तो निश्चित ही ये हमारे लिए भी चैलेंजिंग है और मैं धन्यवाद देता हूं बीजेपी के नेताओं को कि उन्होंने इस काम से कांग्रेस को एकजुट करने का काम किया। केंद्र सरकार ईडी का दुरुपयोग कर रही है, बेजा इस्तेमाल कर रही है और बेबुनियाद, तथ्यहीन, सच्चाई से परे आरोप लगाकर हमारी नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी को, हमारे नेता राहुल गांधी जी को परेशान करने का काम कर रहे हैं, प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। और कांग्रेस दबने वाली नहीं है, कांग्रेस झुकने वाली नहीं है।
उत्तराखंड राज्य की खूबसूरती और यहाँ की प्रकृति फिल्मों की शूटिंग के लिहाज से फिल्म निर्माताओं को अपनी तरफ आकर्षित करती है और यही वजह है कि प्रदेश में लगातार फिल्मों की शूटिंग हर साल बढ़ रही है। खासकर जब से उत्तराखंड में फिल्म नीति लागू हुई है तब से फिल्मों का निर्माण भी बढ़ गया है। लेकिन प्रदेश को फिल्म नीति लागू करने से कितना फायदा हुआ और राजस्व के रूप में इसका क्या लाभ मिल रहा है वो हम आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। उत्तराखंड में पहली बार 2015 में फिल्म नीति लागू की गई थी, जिसके बाद से प्रदेश में फिल्मों की शूटिंग का क्रेज फिल्म निर्माताओं में इतना बढ़ने लगा कि हर साल उत्तराखंड में फिल्म शूटिंग के आंकड़े बढ़ने लगे थे। 2015 में पहली बार फिल्म नीति बनी थी, जिसे 2019 में संशोधित किया गया, जिसके बाद राज्य में फिल्म शूटिंग के लिए शुल्क खत्म कर दिया गया था और जिसका नतीजा ये हुआ कि 2019 के बाद से फिल्मों की शूटिंग का आंकड़ा तेजी से बढ़ा। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि 2015 से 2021 तक राज्य में कितनी फिल्मों की शूटिंग हुई है। 2015 में 18 फिल्मों की शूटिंग की गई, 2016 में 37 फिल्मों की शूटिंग हुई, 2017 में 50 फिल्मों की शूटिंग की गई, 2018 में 80 फिल्मों की शूटिंग हुई, 2019 में 142 फिल्मों की शूटिंग की गई, वहीं 2020 में 193 फिल्मों की शूटिंग की गई और 2021 में 217 फिल्मों की शूटिंग हुई। और इन सभी फिल्मों में फिल्म, वेब सीरीज, टीवी सीरियल्स और गानों की शूटिंग सभी कुछ शामिल है। वहीं अगर बात 2022 की करें तो 2022 में अभी तक 98 फिल्मों की परमिशन फिल्म विकास परिषद द्वारा दे दी गई है। फिल्म विकास परिषद के नोडल अधिकारी KS चौहान का कहना है कि उत्तराखंड में फिल्मों की शूटिंग का आंकड़ा हर साल बढ़ता जा रहा है। उत्तराखंड में फिल्मों की शूटिंग को लेकर 100 करोड़ रुपए तक का खर्च किया जा रहा है। साथ ही प्रदेश को 18% GST का लाभ भी मिल रहा है। हमने जो एक डेटा निकाला था एक वर्ष में कि कितना इन्वेस्टमेंट उत्तराखंड में फिल्मों के माध्यम से हो रहा है, तो जो औसतन है लगभग 100 करोड़ रुपए का प्रति वर्ष इन्वेस्टमेंट उत्तराखंड में ही हो रहा है। और वो इन्वेस्टमेंट होटेलियर्स में या कैटरिंग में या यहाँ के लोकल कलाकारों में और भी जो फिल्म से रिलेटेड कार्य होते हैं उत्तराखंड में, उसमें वो काफ़ी इन्वेस्टमेंट हो रहा है। और वो उसमें उत्तराखंड सरकार के राजस्व बढ़ने के साथ साथ ही लोकल को भी इसमें रोजगार पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है। उत्तराखंड का नाम आज फिल्म इंडस्ट्री में राष्ट्रीय स्तर पर खूब जा रहा है। यही वजह है कि उत्तराखंड को 2017 और 2018 में जहां मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट पुरस्कार मिल चुका है, तो वहीं 2020 में बेस्ट फिल्म टूरिज्म का अवार्ड भी मिला है। निश्चित रूप से, चूंकि यदि मैं कहूँ कि 2017 में उत्तराखंड को 3rd प्राइज मिला था बेस्ट फिल्म डेस्टिनेशन के रूप में, और 2018 में सर्वोत्तम फिल्म डेस्टिनेशन में बेस्ट फिल्म डेस्टिनेशन स्टेट का प्राइज उत्तराखंड राज्य को मिला, और फिर 2020 में बेस्ट टूरिस्ट फिल्म डेस्टिनेशन का प्राइज उत्तराखंड को भारत सरकार से मिला है। तो इन पुरस्कार मिलने से साफ जाहिर है कि उत्तराखंड में फिल्म शूटिंग का जो ग्राफ बढ़ा है वो राज्य हित में बहुत ही लाभदायक है। उत्तराखंड में फिल्म, वेब सीरीज, टीवी सीरियल्स, गानों की शूटिंग के लिहाज से बेहतरीन लोकेशन होने के कारण उत्तराखंड फिल्म निर्माताओं की पहली पसंद बनता जा रहा है। और यही वजह है कि अब उत्तराखंड में फिल्म सिटी बनाए जाने की भी मांग उठने लगी है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी फिल्म सिटी के लिए जमीन तलाशने के निर्देश दे दिए हैं। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से मनीष डंगवाल की रिपोर्ट। और यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहे मेरे साथ।
प्रदेश में एक बार फिर से हिमाचल की तर्ज पर भू कानून लागू करने की मांग उठ रही है। आपको बता दें कि राज्य आंदोलनकारी मंच ने एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें फैसला लिया गया कि भू कानून को लेकर 24 जुलाई को संयुक्त धरना दिया जाएगा। साथ ही आने वाले 7 अगस्त को भू कानून और मूल निवास मुद्दों को लेकर सीएम कार्यालय तक मार्च भी निकाला जाएगा। लगातार जिस प्रकार से राज्य आंदोलनकारी भू कानून को लेके, मूल अधिकारों को लेके जो है आवाज उठाते रहे हैं, आगामी 7 अगस्त को क्रांति दिवस से एक दिन पहले हम लोग माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय जो है कूच करेंगे। तमाम राज्य आंदोलनकारी ही नहीं, तमाम सामाजिक संगठन, राज्य हितों से जुड़े हुए लोग इसमें प्रतिभाग करेंगे और हम सरकार से और शासन से अपील करना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हिमाचल की तर्ज पे भू कानून लागू किया जाए और हमारे मूल अधिकार का, मूल निवास का जो हमारा अधिकार था वो हमें वापस किया जाए। वहीं पहाड़ों पर लगातार हो रही बरसात के चलते नदी नाले उफान पर है। नाले को पार करने के दौरान लगातार हादसों की घटनाएं भी सामने आ रही है। बावजूद उसके लोग सबक नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला हल्द्वानी के महज 7 किलोमीटर दूर विजयपुर गांव का सामने आया है, जहां पर सूखी नदी अपने उफान पर है। स्कूली छात्र और ग्रामीण जान जोखिम में डालकर नदी को पार कर रहे हैं। यहां तक कि नदी के बीचों बीच से लोग स्कूटर, मोटरसाइकिल और छोटे बड़ी गाड़ियों को भी निकाल रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सूखी नदी पर पिछले 75 सालों से पुल बनाने की भी मांग हो रही है, लेकिन सरकार और प्रशासन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। वहाँ पर विजयपुर में ये समस्या बहुत पुरानी है और चूंकि पुल की वहाँ डिमांड थी और पुल स्वीकृत हो गया है, टेंडर उसके हो गए हैं, कहीं लास्ट स्टेज पे है उसका टेंडरिंग। तो इसकी वजह से जब भी बारिश का पानी आता है या तेज़ बहाव आता है, वहाँ पर दिक्कतें आती हैं। अभी 2-3 दिन पहले भी कुछ इस प्रकार की घटना हुई। तो मेरी अपील है गाँव वालों से कि जब भी तेज़ बहाव आए उसमें पार ना करें, और कोई भी आकस्मिक स्थिति यदि लगती है, किसी की तबीयत खराब होने की आशंका है या कोई महिला है जो गर्भवती हैं, तो पानी की आशंका से यानी रेड अलर्ट अगर जारी होता है या कोई चेतावनी जारी होता है तो उससे पहले ही हॉस्पिटल्स की ओर आ जाएं और किसी भी स्थिति के लिए हम उससे संपर्क करें। वहीं देहरादून में एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। एसटीएफ ने शहर के बीचों बीच चल रहे एक बड़े फर्जी इंटरनेशनल कॉल सेंटर का खुलासा किया है। इस कॉल सेंटर से एंटीवायरस, कंप्यूटर अपडेट और कई टेक्निकल चीजों पर लोगों को फंसाकर मोटी रकम वसूली जा रही थी। जानकारी है कि इस कॉल सेंटर से विदेशों के लोगों के साथ करोड़ों रुपए की ठगी भी की जा चुकी है। एसटीएफ ने मौके से करीब 1 करोड़ 26 लाख रुपए कैश बरामद किया है। साथ ही मौके पर 400 के करीब पीसी डेस्कटॉप बरामद किए गए हैं। वहीं एसटीएफ ने कॉल सेंटर को संचालित कर रहे 14 लोगों को हिरासत में ले लिया है। कॉल सेंटर में शिकायत कुछ दिनों से प्राप्त हो रही थी। इसको चेक करने के बाद वहाँ पर हमारी साइबर टीम ने और एसटीएफ ने रेड करी थी। उसमें करीब 400 के करीब पीसी और डेस्कटॉप बरामद हुए हैं, जिसमें पूछताछ से पता चला कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के नाम पर ये धोखाधड़ी कर रहे थे और इसमें 1 करोड़ 26 लाख रुपए कैश भी बरामद हुआ, जो कमीशन का पैसा फ्रॉड के रूप में दिया जाता था। और साथ ही साथ इसमें 14 लोग को अभी हिरासत में लिया गया है और करीब इसमें 5 से 6 लोग को वांटेड किया गया है। चूँकि डेटा और बहुत सारे इसमें इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, इसलिए उनकी जाँच की जा रही है। जाँच के बाद ही समझ चीजें स्पष्ट हो पाएंगे। वहीं देहरादून के कई स्थानों पर नो पार्किंग जोन घोषित किए गए हैं, लेकिन लोग नो पार्किंग जोन पर अपने वाहन खड़े करते हैं। ऐसे वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जनवरी से अब तक देहरादून में 12,100 से अधिक वाहनों में क्लैंप लगाए गए हैं। एसपी ट्रैफिक ने बताया कि इस हफ्ते से स्मार्ट सिटी के 150 कैमरों से नो पार्किंग के वाहनों पर कार्रवाई की जाएगी। इसमें अगर किसी की गाड़ी 1 मिनट से अधिक खड़ी होती है तो स्मार्ट सिटी के कैमरे की नजर से ही चालानी कार्रवाई भी की जाएगी। गत वर्ष के मुकाबले इस वर्ष हमने 10 गुना ज़्यादा गाड़ियाँ, टोटल 13,000 वाहनों पे नो पार्किंग की कार्रवाई जनवरी से लेकर 15 जुलाई तक हो चुकी है। चूँकि ये टूरिस्ट सीज़न था और ट्रैफिक पुलिस की व्यस्तता भी बहुत ज़्यादा संचालन में थी, मैं मानता हूं कि अब जब टूरिस्ट सीज़न कम हुआ है देहरादून में, हम ये कार्रवाई को और बढ़ाएंगे। तो मेरा आप सबसे अनुरोध रहेगा, नो पार्किंग में या सड़कों पे वाहन पार्क ना करें। साथ ही इसके साथ इस हफ्ते से लगभग 150 कैमरों के मदद से भी, स्मार्ट सिटी के कैमरों के मदद से
नो पार्किंग के वाहनों पे कार्रवाई की जाएगी। उधर लक्सर में जल संस्थान ने हाल ही में 23 लाख रुपए की लागत से बनी सड़क को ध्वस्त कर दिया है। आपको बता दें कि क्षेत्रवासियों ने जल संस्थान पर आरोप लगाया कि संस्थान ने पाइपलाइन बिछाने के नाम पर सड़क में जगह जगह गहरे गड्ढे कर दिए हैं। लोगों ने बताया कि एक लंबे समय के बाद 23 लाख रुपए की लागत से सड़क का निर्माण हुआ था। लक्सर नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी सुरेंद्र कुमार ने बताया कि मामले में जल संस्थान को नोटिस भेजा जा चुका है। मैं 2 दिन पहले आया था, उन्होंने एक पाइपलाइन बिछाने के लिए जल संस्थान के द्वारा उसको फाड़ा गया, तोड़ा गया। परंतु अब जब हमको हमारे संज्ञान में आया, हमने जल संस्थान के जेई को और एई को हमने नोटिस जारी किया और उसमें शायद 32,000 रुपये की उनसे रिकवरी होगी। अगर वे रोड जैसी हमारी रोड थी ऐसी रोड बना के नहीं देंगे तो 32,000 की उनसे रिकवरी करी जाएगी। प्रदेश में लगातार बढ़ रही दुर्घटनाओं का सबसे बड़ा कारण तेज रफ्तार नशे में वाहन चलाना, दोपहिया पर 3 सवारी और बिना हेलमेट वाहन संचालन करना है। और इसी कड़ी में देहरादून परिवहन मुख्यालय 30 प्रवर्तन टीमें तैयार कर रही है, जो कि मौके पर ही वाहनों का चालान करेगी और ये टीमें 24 घंटे काम करेगी। परिवहन मुख्यालय में इन टीमों की ट्रेनिंग शुरू कर दी गई है। हम लोग प्लानिंग ये कर रहे हैं कि क्योंकि कई जगह हमारे इंटरसेप्टर वाहन नहीं जा सकते, शहर के कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ रोडें भी छोटी हैं, वहाँ पर चेकिंग करने के लिए 2 व्हीलर के माध्यम से भी हमारे इन्फोर्समेंट के ऑफिसर्स पहुँच सकें और वो अधिकृत हों कि उनके चालान किए जा सकें। क्योंकि रोड सेफ्टी के अंदर 2 व्हीलर वाहनों पर भी बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, जिसकी कि ओवर स्पीड और हेलमेट ना पहनने की वजह से दुर्घटनाओं की संभावना बनी रहती है। इसको भी अंकुश लगाने के लिए अभी हमारे मुख्यालय स्तर से ऐसी प्लानिंग चल रही है कि 2 व्हीलरों पर भी हमारे यहाँ से चालान किए। वहीं चंपावत में पुलिस ने 642 बोतल शराब के साथ 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। एसपी चंपावत देवेंद्र पिंचा ने बताया कि शराब दिल्ली से तस्करी कर लाई जा रही थी। तस्करों के कब्जे से एक वाहन को भी सीज किया है। साथ ही शराब की कीमत करीब 4 लाख रुपए बताई जा रही है। प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, नमस्कार। यूपी के बरेली में धार्मिक आयोजन में उत्तराखंड के अधिकारियों और कर्मचारियों को इनविटेशन, चिट्ठी के जाल में बुरी तरह फंसी मंत्री रेखा आर्य, सियासी हंगामा शुरू। ईडी और सरकार के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल, सोनिया गांधी की पेशी के विरोध में सड़कों पर उतरी कांग्रेस ने लगाए नारे, मोदी सरकार पर उत्पीड़न का लगाया आरोप। देहरादून में फर्जी कॉल सेंटर का भांडाफोड़, एसटीएफ ने 14 लोगों के साथ 1 करोड़ 26 लाख का कैश किया बरामद। एंटीवायरस और कंप्यूटर अपडेट के बहाने करते थे ठगी। और फिल्म निर्माताओं की पहली पसंद बना उत्तराखंड, फिल्म नीति लागू करने से राज्य को हुआ फायदा। 2015 से 21 तक बन चुकी है 737 फिल्में।